हाँ तो चलिए स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल ए सर स्टडी पॉइंट्स पे। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए आज हम लोग का टॉपिक है संतुलित एवं असंतुलित रासायनिक समीकरण, दैट मीन्स बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। इस चीज को हम लोग जानेंगे। देखिए पिछले वीडियो में, अगर आप पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं और डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद वहां पे लिंक होगा पिछले वीडियो का, उस वीडियो को देखें, ठीक है ना। तो देखिए संतुलित एवं असंतुलित रासायनिक समीकरण यानी बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, इसके बारे में जानते हैं हम लोग। इसे जानने से पहले हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे केमिकल इक्वेशन पे यानी कि रासायनिक समीकरण पे। पिछले वीडियो में हमने आपको रासायनिक समीकरण के बारे में क्या बताया था कि जब भी किसी रासायनिक अभिक्रिया को, दैट मीन्स जैसे मान लीजिए कि ये है हाइड्रोजन, ठीक है ना, प्लस ऑक्सीजन, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ये मिल के आपका जल बनाता है। ये हो गया आपका रासायनिक अभिक्रिया यानी केमिकल रिएक्शन। जब हम इस केमिकल रिएक्शन को इसके संकेतों और सूत्रों में इसे लिख देते हैं तो वही बन जाता है हमारा केमिकल इक्वेशन यानी कि रासायनिक समीकरण। बात को स्पष्ट रूप से समझिएगा। जैसे ये हो गया आपका रासायनिक अभिक्रिया यानी केमिकल रिएक्शन, कोई दिक्कत? अब इसी केमिकल रिएक्शन को हम क्या करेंगे कि इसके संकेतों और सूत्रों में लिख देंगे तो ये बन जाएगा आपका केमिकल इक्वेशन। जैसे हाइड्रोजन को हमने H2 लिख दिया, ऑक्सीजन को हमने O2 लिख दिया और फिर जल को हमने H2O लिख दिया, तो ये बन गया आपका केमिकल इक्वेशन, ठीक है ना, रासायनिक समीकरण। ठीक है, ये हुआ आपका रासायनिक अभिक्रिया और ये हुआ आपका रासायनिक समीकरण यानी कि केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। अब देखते हैं हम लोग कि ये जो रासायनिक समीकरण लिखते हैं हम लोग, ये दो तरह के होते हैं। एक होते हैं संतुलित और एक होते हैं असंतुलित। जैसे ये आपका जो समीकरण दिख रहा है ये आपका असंतुलित रासायनिक समीकरण है, असंतुलित रासायनिक समीकरण है, ठीक है। अगर इसी समीकरण को हम ऐसे लिख दें H2 प्लस O2 डैश देकर 2H2O, तो ये बन जाएगा आपका संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण। दैट मीन्स दिस इक्वेशन इज कॉल्ड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन इज कॉल्ड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। यानी कि इस समीकरण को हम संतुलित असंतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे और इस समीकरण को संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। तो आपके मन में भी यही सवाल आ रहा होगा, भाई सर आपने ये कैसे कह दिया कि ये असंतुलित है और ये संतुलित है? कोई ऐसा तरीका है कि हम भी जान सकते हैं कि कौन संतुलित है कौन असंतुलित है? अरे भाई यही तो बताना है। इसका ये भी तरीका है कि आप जान करके आप भी खुद इक्वेशन को देख करके समझ जाइएगा कि कौन संतुलित रासायनिक समीकरण है और कौन असंतुलित रासायनिक समीकरण है। तो आइए जानते हैं उस छोटे से चीज को जिसे देखने के बाद आपको कैसे पता चलेगा कि वो कोई संतुलित है या नहीं है। तो पहले इसको इसको पहले जानिए कि संतुलित रासायनिक समीकरण को हम कैसे पहचानेंगे, असंतुलित रासायनिक समीकरण को कैसे पहचानेंगे। हमने तो बता दिया भाई कि ये असंतुलित है और ये क्या है, संतुलित है, लेकिन ये आपको पता कैसे चलेगा कि कौन संतुलित है और कौन असंतुलित है? तो इसका नॉर्मल सा तरीका है, आप देखिए यहाँ पे H कितना दिख रहा है 2, यहाँ H कितना दिख रहा है 2, यहाँ O कितना दिख रहा है 2, यहाँ O का दिख रहा है 1। यहाँ पे जैसे H के बगल में यहाँ 2 था, O के बगल में 2 नहीं ना है, नहीं है भाई, तो ये 2 नहीं है, यानी कि वो कितना है 1। यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 है, 1 छिपा हुआ है तो 1 है, यानी यहाँ H2 ये तो ठीक था, यहाँ O2 और O1 भाई बराबर नहीं हुआ, तो बराबर नहीं है दोनों तरफ। तीर निशान के बाएं, तीर निशान के दाएं, दैट मीन्स तीर निशान के बाएं वाले तत्वों को हम क्या करते हैं, याद करिए पिछले वीडियो में आपने जाना है। तीर निशान के बाएं तरफ जो होता है वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है और इसको हम अभिकारक या प्रतिकारक कहते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप यानी तीर निशान के जो दाएं होता है उसका निर्माण होता है और उसको हम प्रतिफल या उत्पाद कहते हैं।
तो देखिए, जब रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारक या प्रतिकारक होता है, उस अभिकारक या प्रतिकारक के जो ये परमाणुओं की संख्या, देखिए आपको क्या बताया था पिछले वीडियो में, हमने बताया था कि अगर हम H अकेले लिख रहे हैं तो ये परमाणु है, तो इसको अगर हम H2 लिख दें, यानी इस हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन यहाँ पे परमाणु है, इसकी संख्या कितना है 2, ये बता रहा है कि इसकी संख्या कितना है 2। जैसे O लिख दें तो ये ऑक्सीजन का परमाणु हो गया। अगर इसको हम O2 लिख दें तो बताए थे कि ये अणु होता है, तो बताया थे कि अणु जो होता है वो 2 या 2 से अधिक परमाणु से मिलकर बनता है। तो इसमें ऑक्सीजन का, अगर मान लें कि ठीक है ये ऑक्सीजन का अणु है, ऑक्सीजन का अणु है, लेकिन इसमें पूछा जाए कि ऑक्सीजन के कितने परमाणु भाग लिए हैं, तो ऑक्सीजन के 2 परमाणु भाग लेकर ऑक्सीजन का ये 2 अणु बनाया हुआ है, मतलब 2 ऑक्सीजन का अणु, सॉरी परमाणु जो है इसमें भाग लिया हुआ है। ऐसे ही अगर O3 लिख दें, जैसे O3 लिख दें, तो अगर पूछा जाए कि O3 में, यानी ऑक्सीजन के जो 3 अणु, मतलब 3 परमाणु जो इसमें दिख रहे हैं, O3 जो दिख रहा है, इसमें ऑक्सीजन का कितना परमाणु भाग लिया है भाई, तो ऑक्सीजन का 3 को परमाणु भाग लिया है, इसीलिए ये कितना हुआ है O3। तो देखिए, जब भी किसी रासायनिक अभिक्रिया में, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब भी किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो ये अभिकारक है और ये जो प्रतिफल है, जो प्रतिकारक है, प्रतिफल है, अभिकारक है, उत्पाद है, मतलब ये जो तीर निशान के बाएं हैं, या डॉट, जिसको आप सिंपल वे में LHS बोल सकते हैं और इसको आप RHS बोल सकते हैं। तो देखिए, जब LHS के तरफ परमाणुओं की संख्या RHS के तरफ परमाणुओं की संख्या के जब बराबर न हो, तो उसको हम असंतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। और यहाँ पे देखिए क्या है, सॉरी, यहाँ पे 2 छूट गया था, ठीक है ना, आप थोड़ा सा पीछे जाके समझ लीजिएगा, यहाँ पर 2 छूट गया था, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 2 दूना 4, यहाँ पे हाइड्रोजन का कितना परमाणु हो गया 4, यहाँ पे भी हाइड्रोजन का कितना परमाणु है 2 दूना 4, यहाँ पे ऑक्सीजन का कितना परमाणु है 2, और यहाँ पे ऑक्सीजन का भी कितना परमाणु है 2। यानी कहने का मतलब है कि इसमें क्या हो रहा है कि LHS के तरफ जो परमाणु आपके दिख रहे हैं और ये RHS के तरफ जो परमाणु दिख रहे हैं, इसमें LHS के तरफ परमाणुओं की जो संख्या है वो RHS के तरफ के परमाणुओं की संख्या के क्या है, बराबर है। तो जब बराबर है तो इसको कहेंगे हम संतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, आप लोग ये समझ चुके होंगे कि संतुलित और असंतुलित रासायनिक समीकरणों को कैसे पहचाना जाता है। कोई दिक्कत इसमें? जब LHS, यानी LHS की तरफ क्या होता है, अभिकारक या प्रतिकारक, यानी अभिकारकों के परमाणुओं की जब संख्या ये प्रतिफल या उत्पाद के परमाणुओं की संख्या के बराबर हो, बराबर अगर हो तो उसको संतुलित, और अगर बराबर ना हो तो उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। दैट मीन्स बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस, ठीक है ना। यानी कि जब रासायनिक अभिक्रिया में या किसी रासायनिक समीकरण में जब अभिकारकों के परमाणुओं की संख्या उत्पादों के परमाणुओं की संख्या के बराबर न हो तो उसे अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहेंगे, यानी असंतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। और जब अभिकारकों के परमाणुओं की संख्या उत्पादों के परमाणुओं की संख्या के बराबर हो जाए तो उसको हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। तो देखिए, ये होता है आपका संतुलित और असंतुलित रासायनिक समीकरण। आई होप, मुझे विश्वास है कि आप जो है इसे बहुत अच्छे तरह से समझ गए होंगे कि संतुलित कौन है और असंतुलित कौन है। तो जब भी आपको अगर मिल जाए ऐसे समीकरण मिल जाए, जैसे आप देखिए यहाँ पे CaO प्लस H2O डैश देके बना रहे हैं CaOH का होल ट्वाइस, जैसे मान लीजिए ये बन रहा है, ठीक है। अब हमें पता करना है कि ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड है या नहीं, मतलब ये संतुलित है कि नहीं है। तो अगर ये चीज आपको जानना है, ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे कैल्शियम कितना है, मान लेते हैं कि इतना ही इक्वेशन है, और हमको ये चेक करना है, ये कोई इक्वेशन है, हमें चेक करना है कि ये इक्वेशन संतुलित है कि नहीं है। तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे कैल्शियम कितना है 1, यहाँ भी कैल्शियम कितना है 1, दोनों ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो 1 1 कितना हुआ 2, ऑक्सीजन हो गए 2, और यहाँ भी ऑक्सीजन कितना है 2, और यहाँ हाइड्रोजन कितना है 2, और यहाँ भी हाइड्रोजन कितना है 2। अरे यार, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो समीकरण है आपका, ये आपका संतुलित समीकरण है, संतुलित रासायनिक समीकरण है, यानी कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे कैल्शियम 1 OO, 2 गो O H2 अरे परफेक्ट। आपने अब तो निश्चित रूप से समझ लिया होगा कि
ये रासायनिक समीकरण पहचानना कितना आसान है कि कोई समीकरण संतुलित है या नहीं। और आपने इसकी परिभाषा भी जानी, डेफिनेशन, कि संतुलित रासायनिक समीकरण किसको कहेंगे और असंतुलित रासायनिक समीकरण किसको कहेंगे। संतुलित रासायनिक समीकरण का मतलब हुआ वैसे रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों के परमाणुओं की संख्या उत्पादों के परमाणुओं की संख्या के बराबर हो, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। और जब अभिकारकों के परमाणुओं की संख्या उत्पादों के परमाणुओं की संख्या के बराबर न हो तो उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। कोई दिक्कत नहीं ना? तो चलिए आप इसे स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी फटाक से एकदम। चलिए तो अब हम लोग जानते हैं, हमने तो ये जाना कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, यानी कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है, और असंतुलित रासायनिक समीकरण दैट मींस अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है, ये हमने जाना। लेकिन हमने ये नहीं जाना कि आखिर संतुलित रासायनिक समीकरण मतलब जो असंतुलित रासायनिक समीकरण है उसको हम संतुलित क्यों करते हैं। जैसे देखिए हमने जस्ट लिखा था H2 + O2 डैश देकर H2O लिखा था, हमने यहाँ पे भी 2 लगाया और यहाँ पे भी 2 लगा दिया। तो ये पहले जो समीकरण था ये पहले था असंतुलित। देखिए यहाँ पे H2O2 O1 यानी बराबर नहीं था, तो ये था आपका असंतुलित रासायनिक समीकरण। लेकिन जब हमने यहाँ 2 और यहाँ 2 लगाया तब हमने कहा कि ये समीकरण जो है क्या है, संतुलित है। दैट मींस हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन 2 और ऑक्सीजन यहाँ पे क्या हो गया 2, तो ये समीकरण आपका संतुलित हो गया। लेकिन आखिर क्यों जो है हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं, असंतुलित ही उसको क्यों नहीं रहने देते हैं। अगर हम केवल इस समीकरण को ऐसे ही रहने दे तो क्या फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है। कारण क्या है कि इसके बारे में कुछ बातें बताई गई हैं। बातें क्या है वो जान लेते हैं। वो है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, देखिए द्रव्यमान संरक्षण का नियम बताता है कि जब भी किसी चीज से कोई चीज बनता है, तो ये ना हमारा रासायनिक अभिक्रिया, कि जब भी कोई 2 या 2 से अधिक चीज मिल करके या कोई पदार्थ अकेले एक नए पदार्थ का निर्माण करता है तो वो क्या कराता है, रासायनिक अभिक्रिया कराता है, एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है। लेकिन ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम बताता है कि जब भी किसी चीज से कोई चीज बनता है, रासायनिक अभिक्रिया में कोई चीज बनता है, तो बनने पे क्या होता है कि बनने से पहले उसका जो द्रव्यमान होता है, बनने के बाद भी उसका द्रव्यमान वही रहता है, उसमें किसी तरह का चेंजिंग नहीं होता है। लेकिन आप इसका जब द्रव्यमान निकालने जाइएगा तो ये चेंज हो जाएगा। देखिए अगर ऐसे छोड़िएगा तो ये चेंज हो जाएगा। चेंज कैसे होगा दिखा रहे हैं। यहाँ पे H कितना है 2, H2 है ना, H2 है। जब इसका द्रव्यमान निकालने जाइएगा तो देखिए हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 1 और ये 2 है, तो 2 से गुना करिएगा, 1 दूना 2। और यहाँ ऑक्सीजन कितना है 2, यानी कि ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 16, परमाणु द्रव्यमान 16 और 16 में 2 से गुना करिएगा तो 16 दूना 32, दोनों प्लस में है, प्लस कर देंगे 32 और 2 कितना हो गया 34। कोई प्रॉब्लम। अब यहां पे देखिए क्या है, ये था हमारा LHS की तरफ से भाई। अब RHS की तरफ चल के देखते हैं। यहां हाइड्रोजन है 2, तो यानी कि 1 × 2 यानी 2, और ऑक्सीजन है 1, ऑक्सीजन 1 ही है, यानी कि 16 × 1, तो ये कितना हो गया 16। अब इसको ऐड करिए तो 18। तो यहां पे जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया है, यानी जो अभिकारक है, इसको जोड़ने पे परमाणु द्रव्यमान आपका निकल के आ रहा है 34, यानी कि 34। और इधर RHS की तरफ जब हम जा रहे हैं, यानी प्रोडक्ट की तरफ जब हम जा रहे हैं, यानी उत्पाद की तरफ जो हम जा रहे हैं, तो इधर इसका द्रव्यमान कितना आ रहा है 18, जो इस बात का फॉलो नहीं कराता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम बताता है कि अगर किसी चीज से कोई चीज बन रहा है तो दोनों के जो परमाणु द्रव्यमान, दोनों के परमाणुओं का जो द्रव्यमान होगा वो द्रव्यमान क्या होगा, एक समान होना चाहिए। लेकिन ये है नहीं, बस इसीलिए हम केमिकल इक्वेशन को क्या करते हैं, यानी कि अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, यानी रासायनिक असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन में कि असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, तो कहेंगे कि द्रव्यमान संरक्षण के नियमानुसार अभिकारकों के परमाणुओं की संख्या उत्पादों के परमाणुओं की संख्या के बराबर होती है।
इसीलिए हम रासायनिक समीकरण को क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। तो ये तो रहा भाई बात हमारा ये कि संतुलित क्या है, असंतुलित क्या है, उसको पहचाने कैसे, और उसको हम असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करते क्यों हैं। इतने सारे क्वेश्चनों का जवाब हमने जाना। अब आपके मन में एक सवाल ये भी होगा कि सर इस असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करें कैसे, आखिर कोई इसका भी कोई टैबलेट वगैरह है जो आप हमें खिला दीजिए और आसानी से हम इस असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित कर लें। तो है यार, चिंता मत करो, देते हैं एक ऐसा टैबलेट देते हैं जिससे किसी भी तरह का जो रासायनिक समीकरण आपके पास अगर आ जाए, अगर वो अनबैलेंस्ड है तो आप उसे बैलेंस्ड इजी ऐसे ही कर दीजिएगा देखते देखते, ठीक है ना। तो चलिए आप इसे नोट करिए, द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या बताया है आप इसको ध्यान से लिख लीजिए पहले इस वीडियो में। और जो जो क्वेश्चन हमने अभी बोला है कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, ये 3 क्वेश्चंस। और इसके साथ एक चीज आपने सीखा कि संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण की पहचान कैसे करनी है, ठीक है ना। तो इन 4 क्वेश्चनों पर आप बात करें और थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट लें, तब तक हम आगे देखेंगे कि केमिकल इक्वेशंस को मतलब बैलेंस कैसे किया जाता है, ठीक है ना। इसके बारे में हम लोग को जानेंगे। चलिए नोट कीजिए इसे फ्रेंड्स। तो हम लोग जानेंगे कि असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं, ठीक है ना। अभी जस्ट आपको हमने बताया कि एक टैबलेट लीजिए और सारे संतुलित रासायनिक जितने भी असंतुलित रासायनिक समीकरण हैं उस सारे रासायनिक समीकरण को पचा डालिए, कोई दिक्कत नहीं है यार, एकदम मतलब समझो ना, एकदम इजी है। बस एक टैबलेट की जरूरत है। वो टैबलेट क्या है, चाहिए क्या, एकदम देते हैं, चिंता मत करिए। किसी भी रासायनिक समीकरण को आप संतुलित करने जाइए तो सबसे पहले आप मेटल को पकड़िए। किसको पकड़ना है, मेटल, दैट मीन्स धातु। किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने जब जाइए तो सबसे पहले धातु को पकड़ के बराबर करिए, पहला काम होना चाहिए। दूसरा काम, अधातु को पकड़िए, भागने मत दीजिए इसको, नॉन मेटल, ठीक है ना, नॉन मेटल। और तीसरे में आप ऑक्सीजन को पकड़िए, ऑक्सीजन। और चौथे में हाइड्रोजन, बस ये टेबलेट खाइए और किसी भी असंतुलित रासायनिक समीकरण को यूं फटाफट एकदम चुटकियों में संतुलित करिए, ठीक है ना। तो बहुत सारे बच्चों का ये भी प्रॉब्लम होगा कि सर मेटल नॉन मेटल पहचाने कैसे। अरे भाई उसका भी समस्या का मामला होता है कि कोई ऐसी समस्या नहीं जिसका समाधान नहीं, उसका भी है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और एक एक चीज केमिस्ट्री का एक एक चीज पाइए, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। इस पे भी एक वीडियो बनाएंगे आपको कि मेटल और नॉन मेटल को पहचाना कैसे जाए। अगर समस्या हुई मेटल नॉन मेटल पहचानने में तो बस कुछ नहीं करना है, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, लाइक करिए और तब कमेंट में डालिए कि सर मेटल नॉन मेटल पहचानने का कोई ऐसा तरीका बताइए जिसे हम लोग देखते देखते जान जाए कि ये भी मेटल है या नॉन मेटल है। और आपको बताते हैं फ्रेंड्स कि इसका एक ऐसा जादुई ट्रिक देंगे कि रे क्या बात है, अगर आप उसे देखे नहीं है तो क्या नाम सुनते सुनते आपको पता चल जाएगा कि कौन मेटल और कौन नॉन मेटल है। बहुत जबरदस्त इसका भी ट्रिक है मेरे पास, आप निश्चिंत रहिए, मिलेगा आपको। फिलहाल जिस टॉपिक पे है उस टॉपिक पे हम बात करते हैं, ठीक है ना। असंतुलित रासायनिक समीकरणों को संतुलित कैसे करें, ठीक है। तो चलिए दिखाते हैं। ये टैबलेट याद रखना है, थोड़ा बड़ा टैबलेट है, कोई बड़ी बात नहीं है, इतना तो आप लोग आसानी से पचा ही सकते हैं। अगर फिर भी ना पचे तो 2 बार में खा लीजिएगा, आधा आधा, एक बार मेटल नॉन मेटल ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ठीक है। तो चलिए क्या करें, थोड़ा थोड़ा करके चलिए समझते हैं, थोड़ा थोड़ा करके ही समझते हैं। पहले हम हाई दोनों बबुआ को बुला के लाते हैं, ऑक्सीजन को और हाइड्रोजन को। पहले ई दोनों बबुआ को देखते हैं कि ई दोनों पर कैसे होता है, फिर उसके बाद हाई बबुआ को बुलाएंगे और तब धीरे से इसको भी बुला लेंगे, ठीक है ना। तो ऐसे टुकड़ों में करके आप इसे आसानी से सीख सकते हैं। देखिए कैसे, आइए देखिए, जैसे H2 + O2, H2 + O2 ये बनाता है H2O। हम लोगों का क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए क्या है
कि असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करें। तो सबसे पहले तो आप ये चेक करिए इसे कि ये संतुलित है या असंतुलित है। अगर संतुलित होगा तो फिर करने की क्या हो सकता है, वो तो हो गया। अगर असंतुलित होगा तब इसको हम संतुलित करेंगे। तो आप देखने पे आपको क्या लग रहा है, लग रहा है कुछ, हाँ लग रहा होगा। यहाँ हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 1, यानी कि ये समीकरण असंतुलित है, अनबैलेंस्ड है, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं कि हाउ टू बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस, यानी असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। तो चलिए, संतुलित करने के लिए सबसे पहला काम होगा आपका कि जितने भी इसमें आपको पदार्थ दिख रहे हैं उसे आप एक डिब्बे में पैक करें। सबसे पहले आप इसे एक डिब्बे में पैक कर लें, ऐसे डिब्बे में पैक करने आ जाएगा। और जब आ गया तो देखिए आपको क्या करना है, वही करना है जो हम कर रहे हैं। क्या करना है आपको, देखिए यहां हाइड्रोजन कितना है, 2 देखना है, परमाणुओं को देखना है। पहले LHS की तरफ देखना है, फिर RHS की तरफ देखना है। तो यहाँ हाइड्रोजन कितने दिख रहे हैं, 2, यहां भी हाइड्रोजन कितने दिख रहे हैं, 2, यानी कि ये तो बैलेंस है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां देखिए ऑक्सीजन कितने हैं, 2, और यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 1। अब यहाँ पे 2 था भाई, यहाँ पे 1 है, तो समस्या तो है, इसको बराबर करना है। तो बराबर कैसे करें, तो ये 1 है और यहाँ कितना है, 2। अब सपोज करिए कि इसमें अगर हम 2 से गुना करते हैं। अब सब कोई सोच रहा होगा भाई कि डिब्बा के अंदर सर आप यहाँ 2 क्यों नहीं लिख दे रहे हैं। नहीं भाई, इसमें किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं होगी। डिब्बा तो इसीलिए लिया है ना, उसको पैक कर दिया गया, उसमें अंदर कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, जो भी करना है डिब्बे के बाहर करना है, ठीक है ना। तो चलिए, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्या है, 1, और यहाँ पे 2। और आप मैथमेटिक्स तो जानते ही है भाई कि अगर कोई भी डिब्बा में पैक हो, जैसे मान लीजिए कि 2 + x है, अगर इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कराए हैं तो ये 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होता है और इसके साथ भी मल्टीप्लाई होता है। अंडरस्टैंड, समझ में आया होगा, जरूर समझ में आया होगा अगर आप मैथमेटिक्स जानते हैं तो देखिए हमने क्या किया भाई, यहाँ पे था 1, हमने यहाँ 2 रखा, तो 2 रखा तो ये 2 का इसके साथ भी गुना होगा और इसके साथ भी गुना होगा। तो देखिए यहाँ 2 का हाइड्रोजन के 2 के साथ गुना हो रहा है, तो हाइड्रोजन कितना निकल के आ गया, 4, और 2 का ऑक्सीजन के साथ जब गुना हो रहा है तो 2 × 1 मतलब 2 एकम 2, यानी कि यहाँ ऑक्सीजन हो गया 2 और हाइड्रोजन हो गया 4। अब थोड़ा सा देखते हैं कि बैलेंस्ड हुआ कि नहीं। तो अब देखिए बैलेंस्ड हुआ कि नहीं। यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 2, और यहाँ हाइड्रोजन अब कितना हो गया, 4। अरे तो गड़बड़ हो गया जा। तो फिर इसको बराबर करेंगे, कैसे बराबर करेंगे भाई, तो देखिए यहाँ पे 2 लिखेंगे, अब यहाँ पे 2 लिखेंगे तो 2 दूना 4, यानी कि अब ये भी हो गया 4 और ये भी है 4 हो गया। और ऑक्सीजन यहाँ कितना है, 2, और यहाँ भी ऑक्सीजन कितना है, 2। दैट मीन्स ये रहा हम लोगों का संतुलित रासायनिक समीकरण। अब इसको चाहे तो आप फ्रेश ऐसे लिख सकते हैं, H2 + O2 था और यहाँ क्या था, H2O, तो हमने यहाँ पे 2 लिखा तो 2 दूना 4 हाइड्रोजन हो गया और 2 ऑक्सीजन हो गया, यहाँ 2 ऑक्सीजन हो गया और यहाँ 2 दूना 4 हाइड्रोजन हो गया। तो हमने पहले ही दोनों बबुआ के पकड़ कर लाया, कौन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को। अब हमको जानना है कि थोड़ा हाई भी लोग बैठाएगा तो कैसे होगा। तो चलिए ना इसको भी बैठवा देते हैं, चिंता करने का बात नहीं है। देखिए एक ही क्वेश्चन लेते हैं, ये हो गया आपका संतुलित रासायनिक समीकरण, ऐसे ही संतुलित करना है। थोड़ा सा देखिए एक और लेते हैं, जैसे H2 + Cl2 और ये बनाता है HCl, H2 + Cl2 और ये बनाता है HCl। अब इसको संतुलित करना है। अरे कुछ नहीं है भाई, पहले एक को डिब्बा में तो पैक करिए, और डिब्बा में आपने पैक कर लिया। पैक करने के बाद देखिए, आइए हमने क्या लिया था अभी जस्ट ये वाला जो एग्जांपल हमने लिया था, ये है दोनों को पकड़ के लिया था। हम जो है अब इसको अधातु वाले को और हाइड्रोजन वाले को पकड़ लिए हैं, यानी हाइड्रोजन और ये क्लोरीन आपका अधातु है, ये दोनों को पकड़ के लाए हैं। चिंता करने की बात नहीं है, चारों अगर एक में पकड़ाएगा ना तब वो बनेगा। ध्यान रखिएगा, पहले मेटल को पकड़ के क्रियाक्रम उसका कर दीजिएगा, तो फिर नॉन मेटलवा को पकड़ के कर दीजिएगा, फिर ऑक्सीजनवा को पकड़ के कर दीजिएगा, तब लास्ट में हाइड्रोजनवा को करने जाइएगा ना तो वो अपने आप ससुरा हो जाएगा। वो चिंता करने की बात नहीं है, ठीक है ना। तो देखते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2, यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 1। तो क्या करें भाई, तो देखिए ना यहाँ पे भी तो 1 था, क्या किए थे, 2 से गुना,
तो यहाँ 2 से गुना करिए तो हाइड्रोजन हो गया 2। लेकिन जस्ट अभी आपको मैथमेटिक्स प्रोसेस बताए हैं कि अगर कोनो 2 गुणा है उनमें तो दोनों में 2 से गुना होगा ना, ठीक है ना। तो ये हाइड्रोजन 2 हो गया, तो क्लोरीनवा तो 2 को हो गया, और यहाँ भी क्लोरीनवा कै को है 2 को है। तो देखिए ना, हाइड्रोजन भी 2, हाइड्रोजन भी 2, क्लोरीन भी 2, क्लोरीन भी 2। तो इस तरह से ये भी रासायनिक समीकरण आपका संतुलित हो गया। यानी प्रॉब्लम, अगर फिर भी आपको कोई समस्या है तो आप कमेंट करें और जानने का प्रयास करें कि कैसे होता है ये सब। तो एकदम नॉर्मल तरीका है भाई। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आया तो आप कमेंट करें, पूछे। मेरा वीडियो अगर पसंद आया हो आपको तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है ना। तो चलिए, आज के क्लास में हमने यहीं तक जाना कि असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करें। देखिए इसमें हमने क्या क्या चीज जाना। सबसे पहले जाना कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, और उसके बाद हमने जाना कि असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है, और उसके बाद हमने जाना कि असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करें, ठीक है ना। तो ये रहा आपका तरीका। इस फॉर्मूले पे आप कोई भी इक्वेशन उठाइए और काम करिए। अगर आपको मेटल नॉन मेटल पहचानने को नहीं आ रहा है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करके रखें। आने वाले समय में वीडियो जो मिलेगा उसमें आपको मेटल और नॉन मेटल पहचानने का जबरदस्त ट्रिक मिलेगा आपको, ठीक है ना। तो इसी बात पर आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, और इसे नोट भी कर लीजिए, ठीक है। बाय। आइए फ्रेंड्स, तो अब एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं इस वीडियो के लिए, और हमने जो टैबलेट आपको खिलाया था उस पर बात करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले डिब्बा वाला काम कर लेते हैं। पहले एकरा को और हेकरो को डिब्बा में पैक करेंगे। हाई क्या छूटेगा भाई, एकरो को पैक करिए। देखिए यहाँ पे छूट रहा है, नहीं छोड़ा नहीं है, इसको पूरा पकड़ के रख दीजिए इसमें, ठीक है ना। पैक हो गया। अब काम करते हैं हम लोग, जो स्टार्ट करना था। सबसे पहले आपको बताए थे कि 1 नंबर में चाहिए आपको मेटल, 2 नंबर में चाहिए नॉन मेटल, और फिर 3 नंबर में चाहिए आपको ऑक्सीजन। फ्रेंड्स, तो अब एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं इस वीडियो के लिए, और हमने जो टैबलेट आपको खिलाया था उस पर बात करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले डिब्बा वाला काम कर लेते हैं। पहले हेकरा को और हेकरो को डिब्बा में पैक करेंगे। हाई क्या छूटेगा भाई, एकरो को पैक करिए। देखिए यहाँ पे छूट रहा है, नहीं छोड़ा नहीं है, इसको पूरा पकड़ के रख दीजिए इसमें, ठीक है ना। पैक हो गया। अब काम करते हैं हम लोग, जो स्टार्ट करना था। सबसे पहले आपको बताए थे कि 1 नंबर में चाहिए आपको मेटल, 2 नंबर में चाहिए नॉन मेटल, और फिर 3 नंबर में चाहिए आपको ऑक्सीजन, और 4 नंबर में चाहिए हाइड्रोजन, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले मेटल को बैलेंस्ड करना है। तो पकड़िए ससुराल में, कहाँ है मेटल, पकड़िए। तो मेटल आपको दिख रहा होगा एल्यूमिनियम है, ठीक है ना। अरे भाई, तो एल्यूमिनियम को देखो पहले, ठीक है। तो एल्यूमिनियम यहाँ कितना है 1, यहाँ कितना है 2, तो कुछ तो बनता है। 1 है और यहाँ 2 है, तो इधर 2 लिख दें ना रे, इधर जो इधर कम है उधर लिखो। तो एल्यूमिनियम यहाँ 1 है और यहाँ कितना है 2। तो चलिए, यहाँ पर हमने लिख दिया 2, यहाँ 1 है तो 2 1 जा 2, यानी 2 एकम 2। तो यहाँ एल्यूमिनियम कितना हो गया अब 2। ध्यान रखिएगा, डिब्बे के अंदर कुछ नहीं चाहिए, जो भी चाहिए लेफ्ट साइड चाहिए डिब्बे के, ठीक है ना। तो 2 एल्यूमिनियम, कहानी खत्म, मेटल का कहानी खत्म। अब चलते हैं हम लोग नॉन मेटल पे। पता है आपको में नॉन मेटल कौन है? देखिए, नॉन मेटल ऑक्सीजन भी होता है, लेकिन ऑक्सीजन को अभी साइड रखिए, उसको 3 नंबर में देखना है। तो नॉन मेटल इसमें आपका सल्फर है, तो पहले सल्फर को पकड़ के लाएंगे और तब देखेंगे कि इधर कितना है उधर कितना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। यहां सल्फर देखिए कितना है, तो यहां सल्फर अकेले है बेचारा, अकेले। यहां सल्फर देखिए कितना है, तो यहां भी अकेले लग रहा है। अरे बाप रे, आई बगल में पोस्ट में घेर के होल थ्राइस जो लिखा हुआ है, इसके बगल में 3, ये कहां गया है ना। यानी यहां सल्फर कितना है 1 और यहां सल्फर कितना है 3। अब इसको कैसे करें भाई, नॉर्मल है, यहाँ 1 है यहाँ 3 है, तो 3 दे देते हैं। 3 वो सल्फर यहाँ भी हो गया, 3 वो सल्फर यहाँ भी हो गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए भाई, होगा ही नहीं। तो हमने नॉन मेटल को भी भगा दिया। अब किसको उठाना है, ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन उठाइए और देखिए। तो चलिए ऑक्सीजन उठाते हैं। तो
ऑक्सीजन उठा के देखते हैं। यहाँ ऑक्सीजन 4 था और 3 यहाँ गुना में है, तो 4 3 12। ऑक्सीजन कितने हो गए? 12। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ 4 और 3 यहाँ गुना में है, तो 4 3 12। ऑक्सीजन भी हो गए 12। देखिए मिलाइए फिर से, एल्यूमिनियम 2, और देखिए सल्फर 3, ऑक्सीजन 3 चौका 12, ऑक्सीजन यहाँ भी 12, यहाँ भी 12। अब एक कौन बच रहा है लास्ट में? चौथा हाइड्रोजन, देख लेते हैं उसको भी। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन 3 दूना 6, गुना करना मत भूलिएगा, 3 दूना 6। इसमें तो कहीं हाइड्रोजन है नहीं, है दे है, यहाँ 2 है तो यहाँ भी 3 लिख देते हैं, 3 दूना 6, कहानी खत्म। ये हुआ आपका रासायनिक समीकरण संतुलित। ठीक है ना? देखिए फिर से, एल्यूमिनियम 2, हाइड्रोजन 3 दूना 6, सल्फर 3, ऑक्सीजन 3 चौका 12, ऑक्सीजन 3 चौका 12, कहानी खत्म। और ये रहा आपका टैबलेट। इस टैबलेट को आपको किसी तरह से चबा जाना है, पचा भी जाना है, और तब चुटकियों में असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित कर जाना है। ठीक है ना? चलिए, आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप अपने बुक से लीजिए और उसे करिए। अगर फिर भी आपको किसी समीकरण को संतुलित करने में समस्या है तो एक बार जरूर याद रखें, ए सर स्टडी पॉइंट्स।